आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का सर मुख्य उद्देश्य क्या था? नमस्कार। मेन एजेंडा नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट के लिए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, रोबोटिक्स यूज़ हो रहा है, उसको डिस्कस करने का था। और हमारी टेक्नोलॉजी क्या कैसे डिफरेंट है, क्या एडवांटेजेस हैं और बाकी चीज़ों के लिए रोबोटिक्स के लिए वो था। अभी तक आपने कितने पेशेंट का इस मशीन के द्वारा आपने किया है अभी ट्रीटमेंट? तो हमारे पास कुछ महीने पहले आई थी, अब लगभग 150 के आसपास हम सर्जरीज कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, जो इससे पहले मशीनें आई थी रोबोटिक मशीनें, और इस मशीन में कितना डिफरेंस मानते हैं? तो अगर आप टेक्निकली देखो तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक तो जो रेंज है सर्जरीज़ की, हर टाइप की नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट आपको ये करने में हेल्प करता है, जो कि बाकी मशीन्स में पॉसिबल नहीं होता। सेकेंडली, इसमें जो एक हैप्टिक नाम की टेक्नोलॉजी है, उससे आपके लिगामेंट्स की या जो बाकी टिश्यूज़ हैं उनकी इंजरी कम होती है, जिससे पेशेंट का सर्जरी के बाद पेन, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग कम रहता है। वो टेक्नोलॉजी इसमें एकदम यूनिक है। सीटी स्कैन पे पेशेंट की प्लानिंग होती है, जो बाकी टेक्नोलॉजी से डिफरेंट है, तो उसकी वजह से प्लानिंग बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो जाती है। एंड बाकी चीज़ अगर आप देखो तो क्लिनिकल डेटा है, जो लिटरेचर है, जो हमारे मेडिकल साइंस में, वो इस स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम है। नॉर्मल सर्जरी से अगर कोई ट्रीटमेंट का मतलब सर्जरी कराता है रोबोटिक में कितना डिफरेंट है? देखो, बेनिफिट्स में एक तो पेशेंट का पेन कम, थोड़ा ब्लड लॉस कम होता है, स्वेलिंग कम रहती है, घुटने की बेंडिंग जो है वो जल्दी आती है, आप वॉकर और स्टिक छोड़ के इंडिपेंडेंट जल्दी हो जाते हो। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप टेक्निकली देखो तो बोन कम कटती है, लिगामेंट्स का डैमेज कम होता है, तो रिकवरी जो है और पेशेंट सेटिस्फेक्शन जो है पोस्ट सर्जरी वो बेटर हो जाती है। डॉक्टर साहब, ये जो मशीन में जब घुटने की सर्जरी करते हैं, तो किस उम्र से लेकर किस उम्र तक के जो है पेशेंट की सर्जरी बिल्कुल प्रॉपर हो पाती है? क्या कोई छोटा चाइल्ड में भी, जैसे आपने बताया था कि बॉर्न के टाइम पे भी बच्चे की थोड़ी बहुत लेग में प्रॉब्लम होती है, क्या वो ये बॉर्न करने वाले बच्चे की भी सर्जरी कर सकते हैं? सो बच्चों की नहीं, अगर हम जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात करें तो 18 साल के ऊपर ही प्रेफर करते हैं हम करना। बहुत रेयर इंसिडेंसेस हैं जिसमें 18 साल से कम में कभी ये जॉइंट रिप्लेसमेंट हुआ होगा। बट हाँ, 18 साल की उम्र के बाद जैसे आप मानो 20, 22, 23 साल के पेशेंट्स में कई बीमारियां होती हैं जो हमें ये करने पे मजबूर करती हैं। गठिया नाम की बीमारी सबसे कॉमन है इसके अंदर। गठिया के पेशेंट्स को कई बार बहुत अर्ली स्टेज में प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, और अनफॉर्चुनेटली किसी स्टेज पे जब वो पहुंचते हैं तो अपार्ट फ्रॉम दिस सर्जरी कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। तो हम बहुत अर्ली स्टेज में भी सर्जरी करते हैं, और बची दूसरे स्पेक्ट्रम की कितनी एज तक आप करते हो कोई लिमिट नहीं है। 90, 95, 100 तक भी कर सकते हो। आपकी मेडिकल फिटनेस होनी चाहिए सर्जरी के लिए, और आप विलिंग होने चाहिए इसके बाद इसकी फिजियोथेरेपी करने के लिए। तो इसमें एज कोई बार नहीं है। कॉमन पीपल का बहुत थिंकिंग ये होता है कि अगर हम नॉर्मल सर्जरी से करते अच्छा हम रोबोटिक कराएं तो पेन भी कम होता है, रिकवरी भी कम होती है, तो ऐसा कुछ है? मतलब जल्दी होने की होती है? हाँ, बिल्कुल डेफिनेटली सही है। इसके लिए पूरा डेटा है साइंस में। आप पब्लिकेशन वगैरह देखिए या हमारे खुद के पर्सनल जो ओपीडी में फॉलोअप्स हम देखते हैं, रिकवरी डेफिनेटली जल्दी आती है, नी की मूवमेंट जल्दी आती है, जो मसल्स की स्ट्रेंथ है वो जल्दी रिकवर करती है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए पेशेंट्स, अब फॉर एग्जांपल एक हाउसवाइफ बोलती है कि मैं किचन में जाके चाय कब बना पाऊँगी, छोटे छोटे सवाल है, ठीक। तो रोबोटिक सर्जरी में कई बार टाँके निकलने से पहले ही पेशेंट किचन में जाके काम कर रहा होता है, तो इंडिपेंडेंस जल्दी आती है। यही आपका टारगेट है। डाटा कैसे फीड करते सर? जैसे कि सपोज दैट अगर हमने डाटा फीड किया, जैसे आपने बोला था कि ये मैनुअल नहीं है, पूरा मतलब पूरे तरह ऑटोमेटिक नहीं है, इसमें कुछ आपका भी रहता है, तो डाटा कब ऑपरेशन से कितने मतलब दिनों पहले या घंटों पहले आप डाटा फीड करते हो और किस बेस पे फीड करते हैं? सो जनरली कुछ दिन पहले पेशेंट के घुटने या कूल्हे जिसका भी सर्जरी होना है उसका एक सीटी स्कैन करा के वो जो डेटा है बोन की शेप एनाटॉमी का, वो रोबोट के सॉफ्टवेयर में अपडेट कर देते हैं। उस सॉफ्टवेयर के बेस पे जो स्ट्राइकर कंपनी है वो में एक इनिशियल प्लान बेचती है, उसके ऊपर इम्प्लांट्स को 3D रियलिटी में फिट करके हमारे एक बार रिव्यू के लिए, वो प्लान बेस्ड ऑन पेशेंट्स की एक्चुअल अंदर क्या एनाटमी है, कितने लिगामेंट्स टाइट हैं, कितने लूज हैं, हम उसको ट्वीक करते हैं या चेंज करते हैं पेशेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो प्लानिंग तो पेशेंट की सर्जरी की कई दिन पहले ही स्टार्ट हो जाती है। सीटी स्कैन में भी बताना पड़ता है कि हम इस पेशेंट को रोबोटिक से सर्जरी कराएंगे तो उस हिसाब से आप इनका सीटी स्कैन करें, या नॉर्मल जैसा नहीं होता है? नहीं, डिफरेंट होता है। बताना इसके पड़ता लिए स्पेसिफिक टूल्स आते हैं। तो सीटी स्कैन की मशीन तो कोई भी चल जाती है, बट उस मशीन के साथ पेशेंट्स के लेग्स पे एक स्पेशल होल्डर वगैरह लगते हैं जो कंपनी से प्रोवाइड होते हैं। वो होल्डर लग के ही स्कैन होता है, तो वो नॉर्मल सीटी स्कैन से अलग है। डॉक्टर साहब, इससे जो जर्नेशन की मशीन है और भी कई कंपनियों ने अलग अलग बनाई होंगी,
आपने कितनी मशीनों को चेक किया या टेस्ट किया या अपने समकक्ष डॉक्टरों से बात करी, तब जाके ये मशीन जो है आप अमृता हॉस्पिटल में लेके आए? क्या लग रहा है उन सब में बेहतर मशीन आप लेके आए हैं? देखिए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि सबसे बेटर ये है, और ये मैं नहीं कहता, ये डेटा कहता है, और ये प्रीवियस जो बाकी कंट्रीज़ हैं वहाँ का भी डेटा यही कहता है, ठीक। और टेक्नोलॉजी वाइज अगर आप किसी इंजीनियर से भी पूछोगे कि कौन सी मशीन टेक्निकली ज़्यादा एडवांस है, तो उसमें नो डाउट यही है। डॉक्टर साहब, अभी इंडिया में कितनी मशीन है ये ऑलमोस्ट आ गई होंगी? ये वाली स्पेसिफिक पूछो तो मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं पता होगा, बट ये होंगी 30-40 के आसपास तो होनी चाहिए ऑल ओवर द कंट्री। क्या लग रहा है आने वाले टाइम में, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी यूएस गए थे अपने घुटनों को चेंज कराने, अब किसी को भी ज़रूरत पड़ेगी, वो तो प्राइम मिनिस्टर थे तो उनका हो गया, अब नॉर्मल भी आदमी अगर अपने घुटनों का इलाज कराना चाहे तो उसके लिए ये मशीन कितनी कारगर है? बहुत कारगर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और वाजपेयी जी की सर्जरी तो मुंबई में हुई थी। सर्जन जो थे वो दोनों देश के थे, इंडियन भी थे, यूएस से भी आए थे। जो यूएस से भी आए थे वो भी इंडियन ही थे। टाइमिंग में कुछ डिफरेंट होता है, जैसे नॉर्मल सर्जरी हम करते हैं और रोबोटिक करते हैं, क्या टाइमिंग में कुछ डिफरेंट होता है क्या ऑपरेशन के टाइमिंग में? रिकवरी नहीं, रिकवरी का नहीं, जैसे वो सर्जरी का टाइम, सर्जरी का टाइम आपकी इनिशियल कुछ सर्जरीज में जो आप लर्निंग स्टेज में रहते हो तो थोड़ा सा टाइम जरूर एक्स्ट्रा लगता है, बट एक बार आप कंफर्टेबल हो जाओ और आपका ट्रेनिंग प्रॉपर हो जाए तो सेम टाइम लगता है, कोई फ़र्क नहीं है। सबसे बड़ी बात सर पैसे की बात करें, क्योंकि हर कोई एक आम नागरिक नहीं करवा पाते, तो उसमें और उसमें कितना डिफरेंट होता है पैसे? बहुत मिनिमल है। बहुत हॉस्पिटल्स में अलग अलग रेट्स हैं जो एडिशनल चार्ज किए जाते हैं। आई थिंक हमारे सेटअप के हिसाब से, और बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स इन इंडिया, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू जो हम लोग चार्ज कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं है, माइन्यूट है। 45,000 पर जॉइंट के हिसाब से एडिशनल चार्ज होता है। सो अगर आप लाखों की सर्जरी करा रहे हैं, इम्पोर्टेड इम्प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें एक 45,000 एक्स्ट्रा उसमें डालना फॉर सो मैनी बेनिफिट्स जो हमने डिस्कस किए, मेरे ख्याल से वो पूरा जस्टिफाई होता है। क्या लग रहा है डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे जो व्यूवर्स को, जिसके पैर या घुटने काम करना बंद कर देता है उसके लिए दुनिया अधूरी सी हो जाती है, वो बिना किसी सहारे के चल नहीं सकता, आप उनको एक नई ज़िंदगी इस मशीन के थ्रू देते हैं जिससे वो अपने पैरों पर ही खड़ा हो जाता है और अब अपनी दुनिया को जी सकता है, अपने काम को भी कर सकता है, तो ये मशीन कितना उन लोगों के लिए एक ईश्वरीय वरदान की तरह हो रही है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये वरदान ही है अगर आप देखा जाए तो, क्योंकि इससे आउटकम जितने अच्छे हो गए हैं और सर्जरी के बाद जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो कम हो गई हैं, ठीक है। तो पेशेंट्स जो व्हील चेयर पर हैं 2-2 साल 3-3 साल से, जो घर में उठ के वॉशरूम तक नहीं जा पाते खुद, अगर आप उस पेशेंट को ऑपरेट करो और 1 महीने के अंदर वो खुद उठ के वॉशरूम जा रहा है, तो आप देखो पेशेंट की लाइफ बदल गई, राइट। जो पेशेंट घर में बंद है 3 साल 4 साल से, वो बाहर जाके घूम सकता है, तो इससे पेशेंट्स में बहुत फ़र्क पड़ता है। एक तो उनके बोन्स और मसल्स की क्वालिटी बेटर हो जाती है, मोबिलिटी की वजह से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, और मूड भी बेटर हो जाता है। जनरली पेशेंट्स जिनको डिजीज़ बहुत सीवियर होती है वो डिप्रेस्ड रहते हैं, वो चीज़ भी टैकल होती है। जिनका शुगर कोलेस्ट्रॉल हाई है, चलने ना चलने की वजह से, वो भी धीरे धीरे, क्योंकि वो मोबाइल होते हैं, वो भी बेटर हो जाता है। तो मेडिकली भी बहुत बेनिफिट्स हैं, साइकोलॉजिकली भी बहुत बेनिफिट्स हैं। ये तो हमने पेशेंट की बात की, अब डॉक्टरों की बात कर लेते हैं। ये मशीन आने के बाद डॉक्टरों को कितनी राहत मिली है? पहले सर्जरी करने में उनको कितना टाइम लगता था और किस लेवल की सर्जरी वो कर पाते थे? ये मशीन आने के बाद और कितनी गहराई तक वो किस लेवल की सर्जरी कर पाते हैं? देखो, सर्जरी सेम ही है, उसमें जो डेटा हमें मिलता है वो बदल जाता है। हमें इस मशीन की हेल्प से, सॉफ्टवेयर की हेल्प से इतने सारे वो डेटा पॉइंट्स मिलते हैं जो मैनुअल में नहीं मिलते, तो उससे हमारा जो कॉन्फिडेंस है सर्जरी स्टार्ट करने से पहले वो ज़्यादा रहता है। हमें ऑलरेडी पता है कि पेशेंट की बीमारी एग्जैक्टली किस लेवल की है, हमें कहाँ से कितनी बोन काटनी है, सर्जरी की टेक्निक क्या रहने वाली है, उस पेशेंट की टांग कितनी सीधी करनी है, कितनी नहीं करनी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको सर्जरी से पहले ही मिल जाती है। तो अगर सर्जन की, मेरी जैसे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो मेरे को कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहता है सर्जरी स्टार्ट करने से पहले। लेकिन अब इसमें बहुत लंबा लर्निंग कर्व इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं है कि मैं कल मैनुअल कर रहा था और आज सडनली मैं उठकर रोबोटिक कर दूंगा। इसमें टाइम लगता है सीखने में, ट्रेनिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए और ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे आपके ट्रेनर्स भी हैं जो ये जानते हों। डॉक्टर साहब, क्या जैसे पहले नॉर्मल सर्जरी करते थे, हमें एक टीम होती थी, डॉक्टर का पूरा पैनल काम करता था उस पर, अब ये रोबोटिक आने के बाद भी पूरा पैनल या कुछ चुनिंदा डॉक्टर ही इसको कर लेते हैं, कैसे करते हैं? वो चीज़ में नहीं बदलाव होता। वो तो अगर आपके पास ऑपरेशन थिएटर में 4 लोग हैं तो उसमें आप मैनुअल सर्जरी भी कर सकते हो, रोबोटिक भी कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि इसके आने से आपकी जो और टीम की रिक्वायरमेंट है वो कम हो गई है, ऐसा नहीं है।
इलाज बेहतर हो गया है। डेफिनेटली हाँ। अच्छा, क्या कहेंगे आप जो व्यूवर देख रहे हैं उनको? क्या कुछ मैसेज ऐसे रहता हॉस्पिटल भी हैं जिनको इस मशीन के बारे में भी पता ना हो, वो डॉक्टर भी अगर चाहे ये मशीन को लेना, तो उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? तो डॉक्टर्स के लिए तो यही मैसेज है कि आप अगर चाहो ये सर्जरी के बारे में जानना, ये मशीन के बारे में जानना, तो मेरे पास रूटीनली यहाँ पे और हॉस्पिटल से और स्टेट से डॉक्टर्स आते हैं सर्जरी ऑब्जर्व करने के लिए। हम उनको दिखाते हैं, सिखाते हैं कि सर्जरी कैसे करी जाती है, और उसके बाद अपने शहर में जाके फिर वो लोग इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं। तो सर्जन के लिए एजुकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप पहली चीज़ जो करते हो, पहले कैडेवरिक कोर्सेज करते हो, CME वगैरह करते हो, और दूसरे सर्जन को जाके ऑब्जर्व करते हो कि सर्जरी कैसे करते हैं, फिर आप उस टेक्नोलॉजी को खुद स्टार्ट करते हो यूज़ करना। तो वो सब सर्जन्स को जनरली वो ऑलरेडी मालूम होगा। और पेशेंट्स के हिसाब से आई थिंक जो सारे मिसकंसेप्शंस थे कि ये सर्जरी का रिज़ल्ट अच्छा नहीं है या पेशेंट बेड पे आ जाते हैं, ये सब गलत हैं, इनका कोई बेसिस नहीं है। सर्जरी बहुत सक्सेसफुल है और मोर देन 95% ऑफ पेशेंट्स विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी सर्जरी के बाद। तो आपको जो भी डाउट है आप सर्जन से जाके मिलो, अपने डाउट शेयर करो और उनसे जवाब लो, और अपना मेंटल मेकअप है वो बना के आप ये सर्जरी करवाओ अगर आपको ज़रूरत है उसकी। तो डॉक्टर साहब, आप अपना परिचय भी बता दीजिए। तो मेरा नाम डॉक्टर साहिल गाबा है, मैं अमृता हॉस्पिटल में काम करता हूँ। मैं यहाँ पे रोबोटिक सर्जरी प्रोग्राम जिसमें हिप एंड नी रिप्लेसमेंट इन्वॉल्व है उसका हेड हूँ। ठीक, थैंक यू। थैंक यू।